ट्रंप का चक्रव्यूह, यूक्रेन का लीथल हमला शुरू। फ्यूल टैंक पर प्रहार, क्या करेंगे पुतिन सरकार? डील हुई खटाई, कैसे होगी रूस को तेल सप्लाई? जेलेंस्की ने चली जान, फ्यूल को लेकर है बवाल। पुतिन पर फ्यूल स्ट्राइक, भारत की क्रूड सप्लाई टाइट। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादकों में गिने जाने वाला रूस आज ईंधन की चुनौती से जूझ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने कई रिफाइनरीज और फ्यूल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में खबरें हैं कि रूस ने भारत सहित कुछ देशों से पेट्रोल की आपूर्ति की गुजारिश की है। अब सवाल सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का भी। क्या भारत का यह कदम सिर्फ एक कारोबारी सौदा है, या इससे रूस को युद्ध के दौरान राहत मिलेगी? क्या यूक्रेन की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी? क्या अमेरिका और पश्चिमी ताकतें भारत के इस रुख से असहज होंगी? या फिर भारत एक बार फिर साफ संदेश दे रहा है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से तय होगी? क्या यह सिर्फ फ्यूल की सप्लाई है, या वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय, नया चैप्टर? क्या तेल की टंकी अब युद्ध का नया मोर्चा बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, क्या भारत की ऊर्जा कूटनीति पश्चिम की रणनीति पर भारी पड़ रही है? जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए। ये जो ग्रेट पावर्स की इनविंसिबिलिटी और इनवल्नरेबिलिटी की जो बातचीत है, जो नैरेटिव है, वो करीब करीब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे कि अगर हम यूक्रेन रशिया के वॉर के अलावा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करें, तो अमेरिका के सामने ये बात बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस की तरह पिछले 3 महीने से खड़ी हुई है। एक तरीके का पोजर है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका अगर नहीं दे पाता है ईरान के अगेंस्ट एपिक फ्यूरी पार्ट 2 में, तो फिर ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज और जो बदलाव जो वेस्ट चाहता है, जो बदलाव अमेरिका चाहता है, वो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर हम यूक्रेन रशिया के युद्ध को देखें, तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार से ड्रोन वॉरफेयर यूक्रेन ने चलाया है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उससे ये बात सर्वविदित है और ये ओपनली परिलक्षित होती है कि रशिया भी इनवल्नरेबल नहीं है और इनविंसिबल नहीं है। यूक्रेन ने जिस तरह से अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी पर अटैक किए हैं, और खास तौर से बार बार रिपीटेडली उसकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किए हैं, और हालत ये हो गई है कि वहां पे सिविलियंस के लिए पेट्रोल मिलना मुश्किल है। जो कुछ पेट्रोल था वो पूरी तरह से उनके मिलिट्री काम के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये केवल रूस के मेन लैंड में नहीं, ये क्रीमिया के अंदर भी है। यानी रूस के ऊपर अब यूक्रेन के इन अटैक्स का असर पड़ेगा क्या? पड़ रहा है, पड़ चुका है। रशिया खुद मान चुका है कि मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूं, लिहाजा कुछ ना कुछ इसमें ड्रामेटिक एक्शंस लेने की आवश्यकता है। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुनिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या यूक्रेन ने इस रूस को जंग को एक बड़ी कमजोरी पकड़ ली है जिसका फायदा यूक्रेन उठाने जा रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या तेल रिफाइनरीज पर हमला युद्ध का एक नया हथकंडा, एक नया हथियार बन गया है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या ईंधन संकट रूस की सैन्य ताकत को कमजोर करने जा रहा है? सवाल नंबर 4, रूस पर भारत की फ्यूल निर्भरता का अब क्या होगा? कैसे भारत की फ्यूल सप्लाई होगी? क्या फिर से फ्यूल महंगा होने जा रहा है? सवाल नंबर 5, क्या भारत और बाकी देशों से ईंधन आयात करना
रूस की अब मजबूरी बन गई है। क्या ट्रंप का चक्रव्यूह जिसमें अब रशिया फंस चुका है क्योंकि यूक्रेन ने अपनी चाल चली है। दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और बड़ा सवाल दर्शकों ये, क्या अब भारत में एक बार फिर से फ्यूल की कीमतें आसमान छूने जा रही हैं? क्योंकि रशिया से 50% तेल हम इंपोर्ट करते थे, वहां पर खुद तेल की क्राइसिस है। रशिया खुद तेल मांग रहा है दुनिया भर के देशों से। भारत का क्या होगा? जरा ट्रंप के चक्रव्यूह में कैसे रशिया फंसा है वो समझिए। खबर नंबर 1, यूक्रेन के हमलों के बाद रूस में फ्यूल की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। ये बहुत बड़ा मसला है रशिया के लिए। दर्शकों, खबर नंबर 2, तेल रिफाइनरीज और ऑयल डिपो फ्यूल सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा हमला यूक्रेन ने किया है ड्रोन के जरिए, जिससे रशिया को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खबर नंबर 3 जो आ रही है जंग के मैदान से, रूस के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, अगली खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। खबर नंबर 4, कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। फ्यूल बिक्री पर अब राशनिंग लागू कर दी गई है, यानी अब हर आदमी को कितना फ्यूल मिल रहा है उसकी नियत तय कर दी गई है, उसकी सीमा तय कर दी गई है। खबर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्रीमिया, दक्षिणी रूस, साइबेरिया, मॉस्को तक ईंधन की दिक्कतें हो रही हैं और वहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। बहुत जगहों पर तो फ्यूल की सप्लाई बंद तक कर दी गई है। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, कुछ इलाकों में पेट्रोल की कीमतों में तेज इजाफा और बढ़ोतरी भी देखने को मिले। दर्शकों, एक मैप भी लेकर आए हैं आपके लिए। उस मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि रशिया के किन किन इलाकों में बड़ा हमला हुआ है और कैसे ये यूक्रेन का हमला रशिया की कमर तोड़ सकता है, क्योंकि बात फ्यूल की है, बात फ्यूल सप्लाई की है। फ्यूल खत्म, राष्ट्र खत्म, फ्यूल खत्म, सेना खत्म। ये मैप आपकी स्क्रीन पर देखिए मैं लेकर आया हूं। ये रशिया का मैप है। ये देखिए जो साइबेरिया का इलाका है, यहां पर बड़े ड्रोन अटैक्स हुए थे। यहां पर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है रशिया की दर्शकों जो बर्बाद हो गई। इसके अलावा क्रीमिया बहुत क्रूशियल जगह है, यहां पर भी हमला हुआ है और यहां पर भी बड़े पैमाने पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स फ्यूल की, वहां पर क्रूड तो है लेकिन प्रोसेसिंग करने वाले संयंत्र खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा मॉस्को में ये गढ़ है पुतिन साहब का, यहां पर बड़े हमले हुए हैं। दक्षिणी रूस में भी बड़े हमले हुए हैं। दर्शकों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप बता रहा है कि यूक्रेन छोटा सा मुल्क, लेकिन उसने अब नाको चने चबाने पर रशिया को मजबूर कर दिए हैं। ट्रंप साहब का जो चक्रव्यूह था उसमें रशिया फंस गया है। अब क्या होगा? उसके पास फ्यूल नहीं है। रशिया जिन देशों को फ्यूल देता था अब उनका क्या होगा? हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी फ्री नहीं हुआ है, गल्फ में दिक्कतें जारी हैं। तो क्या फिर से क्रूड महंगा होने जा रहा है? क्या भारत के लिए दिक्कतें बढ़ने जा रही? क्योंकि भारत में भी अभी ठीक तरीके से फ्यूल सप्लाई शुरू ही हुई थी, लेकिन फिर से यह संकट बता रहा है कि दिक्कत बढ़ सकती है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रशिया ने भी पलटवार किया। दर्शकों, क्या किया है पुतिन साहब ने? रूस ने मिसाइलों, ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया है। ये हमले क्या होंगे? बर्बादी तो कर दी यूक्रेन ने आपकी। अपडेट नंबर 2, हमलों में 13 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं जो कीव पर बड़ा हमला किया है रशिया ने। अपडेट नंबर 3, रिहायशी इमारतों, नागरिक ढांचे को भारी नुकसान दर्शकों वहां पर पहुंचा है। जी हां। अपडेट नंबर 4, रूस का दावा हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया है और यह सबसे बड़ा मसला है कि हमले होते रहेंगे लेकिन जो नुकसान हो गया रशिया का उसका कैसा नहीं ठिकाना। एनर्जी इंस्टॉलेशन, एयरबेस को निशाना बनाया था रशिया ने कीव में, और अब देखिए कि रशिया ने रिटेलिएट तो कर दिया लेकिन फ्यूल सप्लाई का जो उनका मैकेनिज्म था, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म था दर्शकों, वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। 70 रॉकेट एक साथ दागे गए थे और वो सब के सब कीव पर गिरे हैं, एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाया दर्शकों। तो यूक्रेन परेशान है लेकिन उन्होंने रशिया की कमर तोड़ दी है। आगे बढ़ते हैं। रूस में फ्यूल क्राइसिस जो आया है भारत के लिए कैसे आफत का विषय है, कैसे आफत का सबब है, भारत को क्या दिक्कतें होने जा रही है, जरा बारीकी से समझिएगा। पूरा विश्लेषण दर्शकों लेकर आए हैं। जी हां, इन्फो नंबर 1, भारत रूस के बीच क्रूड इंपोर्ट को लेकर एक बड़ा करार हुआ था। हम सब जानते हैं जब हमारे पर टैरिफ इंपोज हुआ था 2026 में, रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बनकर उभरा था। हमने 50% तक तेल वहां से मंगाया था। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रियायती सस्ती कीमत पर रूसी क्रूड की खरीदारी बढ़ाई, जारी रखी। जून 2026 में भारत का रूसी क्रूड आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दर्शकों, रिकॉर्ड स्तर पर। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कुल ऑयल इंपोर्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा रशिया से आया। यहीं पर तो खेल हो गया। इन्फो नंबर 6, भारत की रिफाइनरीज रूसी क्रूड को प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और बाकी उत्पाद बना रहे थे लेकिन अब रशिया खुद तेल मांग रहा है। भारत का क्या होगा?
अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। रूस ने किन देशों के सामने हाथ फैलाया है कि भाई हमको क्रूड दे दीजिए, हमको तेल दे दीजिए, क्योंकि हमारा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। भारत की फ्यूल सिक्योरिटी का क्या होगा, अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। आइए, कैसे किस किस देश से मंगाया गया तेल। भारत से रशिया ने पेट्रोल आयात करने की बात की थी, भारत ने इसको शुरू भी कर दिया है। देश नंबर 1 भारत, जहां से तेल मांग रहा है रशिया। 60,000 टन पेट्रोल भारत ने भेज भी दिया रशिया को। समझिए दर्शकों, दुनिया को तेल बांटने वाला अब तेल के लिए मोहताज है। देश नंबर 2 बेलारूस, रूस को पेट्रोल की आपूर्ति ऑलरेडी बेलारूस ने भी शुरू कर दी है। बेलारूस भी रशिया को फ्यूल भेज रहा है और उसके बाद रूस की मासिक आयात योजना में बेलारूस अहम सप्लायर है। उनके फ्यूल कंजम्पशन में एक बहुत अहम किरदार बेलारूस का है। मुल्क नंबर 3 कजाकिस्तान, रूस ने ईंधन आपूर्ति के लिए इनसे बातचीत शुरू कर दी है और बहुत मुमकिन है कि यह कार्यक्रम खत्म होने तक वो सैंक्शन हो जाए। करीब 50,000 टन AI-92 पेट्रोल की आपूर्ति पर चर्चा वहां पर हो रही है। रशिया की मुश्किल बढ़ने जा रही है दर्शकों, रशिया बहुत मुश्किल में है। ट्रंप के खिलाफ जाना क्या महंगा पड़ेगा भारत के लिए? भारत के लिए संभावित दिक्कतें, खतरा क्या है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। उसी वक्त एक पैनल जुड़ेगा दर्शकों, विस्तार से चर्चा करेंगे इस गंभीर विषय पर। चैलेंज नंबर 1 भारत के लिए, भारत की क्रूड सप्लाई रुकी तो कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि रशिया दे रहा था, अब हम रशिया को देंगे। चैलेंज नंबर 2 घरेलू ईंधन की उपलब्धता पर नजर रखनी होगी सरकार को, क्योंकि हमारा क्रूड रिजर्व खत्म होने लगेगा। सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि रशिया से आने वाला तेल रुक गया है। गल्फ कंट्री से तेल जो आ रहा है वो भी रुक रुक कर आ रहा है। चैलेंज नंबर 4 फ्यूल की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत के इंपोर्ट बिल पर असर पड़ेगा, और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी जो हल होती दिख रही थी, लेकिन फिर से हम उसी मोर्चे पर खड़े। चैलेंज नंबर 5 रूस की फ्यूल सप्लाई घटी तो दुनिया पर डीजल महंगा बेचने खरीदने का दबाव बढ़ेगा और भारत उससे छूता नहीं। चैलेंज नंबर 6 भारत के लिए तत्काल कोई बड़ा संकट तो नहीं दिख रहा है। हमारे क्रूड रिजर्व हमारे पास है, लेकिन बहुत लंबा अगर ये खिंच गया तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खबर आ रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भी धीरे धीरे सख्ती ईरान बढ़ाने जा रहा है। भारत करेगा रूस को तेल सप्लाई, वेस्टर्न वर्ल्ड को उससे क्या दिक्कत है? भारत ने तेल सप्लाई की बात रशिया को कह दी है, भाई हम दोनों मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को यह पसंद नहीं है। ट्रंप ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत नंबर 1 अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कमजोर पड़ सकता है। जो सैंक्शंस लगे उसमें राहत मिलेगी। पश्चिम चाहता है कि रूस की युद्ध क्षमता आर्थिक रूप से सीमित रहे, लेकिन जब हम उसको फ्यूल देंगे तो वो मजबूत रहेगा, वो लड़ेगा यूक्रेन से। रूस को ईंधन मिलने से उसकी घरेलू सप्लाई सुधर सकती है, तनाव रूस के अंदर कम हो जाएगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही तो पश्चिम को पसंद है। युद्धकालीन लॉजिस्टिक्स पर दबाव कम हो सकता है, यानी सेना को जो फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही वो होने लगेगी सुचारू रूप से। दिक्कत नंबर 5 जो वेस्टर्न वर्ल्ड को है, यूक्रेन की रणनीति को झटका लग सकता है। जो चक्रव्यूह ट्रंप साहब ने बुना है वहां पर राहत मिल सकती है रशिया को। दिक्कत नंबर 6 यूक्रेन रिफाइनरीज पर हमले कर रूस की ईंधन व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन भारत, बेलारूस और कजाकिस्तान फ्यूल देंगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दिक्कत नंबर 7 पश्चिमी देशों का दबाव कम प्रभावी दिख सकता है अगर भारत की तरफ से बाकी मुल्कों की तरफ से रशिया को फ्यूल दिया जाता है। दिक्कत नंबर 8 भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पश्चिम के लिए चुनौती बन सकती है। दिक्कत नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या प्रॉब्लम है? रूस की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष राहत मिल सकती है यदि उसे आवश्यक ईंधन आयात आसानी से मिलता रहे। तो अगर भारत, बेलारूस और कजाकिस्तान फ्यूल देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, और हम समझेंगे कि भारत के लिए अब एक बार फिर से मुश्किल की घड़ी आने जा रही है। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। सुशील सिंघल साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव साहब कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शरद कोहली साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एक्सपर्ट है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बात तेल की हो रही है, कोहली साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। भारत के लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है। हम रशिया से बड़े पैमाने पर फ्यूल खरीद रहे थे, वो फ्यूल सप्लाई रुकी, अब भारत को रशिया को फ्यूल देना पड़ रहा है। गल्फ में भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। क्या हमारे लिए फिर से वही तनाव, वही क्राइसिस हो सकती है अगर ये सिलसिला कुछ महीनों जारी रहा तो? कोहली साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? आप सुन पा रहे हैं मुझे? शरद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई गेस आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब, अभी जो सिचुएशंस हैं, शरद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल?
जी मैं सुन पा रहा हूँ। आपने मेरा सवाल सुना? मैं दोबारा सवाल करूं नहीं, सर? आप एक बार दोहरा दीजिए उसको ठीक है प्लीज, बीच में पुलिस साहब, नेटवर्क। मेरा सवाल यह है कि रशिया से हम बड़े पैमाने पर फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे, और स्टेट में हालात अभी भी ठीक नहीं है, वहां पर स्ट्रेस बना हुआ है, लेकिन अब यूक्रेन के हमले के बाद ये साइकिल रिवर्स हो गया है। अब हम रशिया को तेल दे रहे हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान जैसे जो देश हैं, रशिया उनसे फ्यूल मांग रहा है, तो हमारी फ्यूल सप्लाई का जो बड़ा एक सोर्स था वो खत्म हो गया कुछ महीनों के लिए। ये अगर लंबा खिंचा तो क्या भारत में एक बार फिर से फ्यूल क्राइसिस प्रोड्यूस हो सकती है, दिक्कतें फिर से बढ़ सकती हैं? कोहली साहब, देखिए, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि Right, 40% के करीब हम तेल रशिया से ले रहे थे। मेरे आवाज आ रही है मेरी आप तक? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है सर। तो 40% तक हम तेल ले रहे थे, और 40% की अगर सप्लाई रुकती है, ये सच है कि भारत ने 40 से ज्यादा सोर्सेज से इस समय अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करी है। राइट सर। उसमें वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, रशिया था, बहुत सारी जगह से हम ले रहे थे। पर अब ये समस्या यहाँ से आगे खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा रशिया से हम पहले सस्ता तेल भी ले रहे थे। हालांकि हाल के दिनों में जब युद्ध चल रहा था तो वो तेल हमें सस्ता नहीं मिल रहा था, वो हमें तेल बल्कि उल्टा प्रीमियम हमें देना पड़ रहा था, क्योंकि स्पॉट मार्केट में तेल उठाती थी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और वो उसको उसी हिसाब से रिफाइन करती थी। तो हमारी जो क्रूड बास्केट थी, एक समय पर जब युद्ध चल रहा था, वो करीब $150 तक पहुंच गई थी, 150 से भी ऊपर पहुंच गई थी। इस समय बड़ी मुश्किल से हमारी क्रूड बास्केट 68 के आसपास आई थी, और ऐसे समय में दिक्कत आना, मैं समझता हूँ, भारत के लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम रिजर्व की आप बात कर रहे हैं, वो रिजर्व अभी हमने बनाना शुरू ही किया था युद्ध के दौरान। जो हमारा बना हुआ था बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, 2-3 जगह हमारा वो है, तो उसको हमने अभी ऑगमेंट करना शुरू किया था। मीनवाइल ये दिक्कत आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि भारत अपना 87-88% जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो आयात करता है, और जब हालात नॉर्मल होने को थे तब ये दिक्कत आई है। थोड़ी सी चिंता की बात मुझे यहाँ नजर आ रही है। भारत को इसके विकल्प देखने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है वेनेजुएला, अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुएला से ज्यादा तेल ले, पर उसमें समस्या ये है कि एक तो वो लंबे रूट से आता है, वो यहाँ देर में पहुंचता है, उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा आती है, वो तेल हमें महंगा पड़ता है। तो रशिया और यूएई ने अप्रोच किया। आपको पता होगा कि यूएई ने अपने आप को ओपेक से बाहर कर लिया है। तो यूएई से भारत का, अभी जब प्रधानमंत्री जी मिले थे उनसे, तो यूएई और भारत का तेल का एक समझौता हुआ है। उसके अंतर्गत कुछ रिक्वायरमेंट हमारी यूएई से पूरी होगी, कुछ हमारी सऊदी अरेबिया से होगी, यही भरपाई हो सकती है। बाकी मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर रशिया से बिल्कुल बंद हो जाती है, तो फिर एक बार हमें ऑयल कंजर्वेशन के मेजर, जो प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा आए थे, हालांकि वो तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए उस समय उन्होंने मई के पहले हफ्ते में, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने 7 बातें बोली थी कि आप सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल क्लासेस करिए, और अगर दिक्कत आती है तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस को और बढ़ाएंगे, हमारे लिए एक और बड़ी सरदर्दी बन जाएगी कि यहाँ से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से कीमत घट के $72-73 के आसपास आई है। अगर यह समस्या बनी रहती है तो एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर जाएगी, जो कि एक सरदर्द भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बन सकती है। आपको बताऊं कि हर $1 जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है, भारत के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का फर्क पड़ता है, 19-20 हजार करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पर अब ये दोहरी मार पड़ सकती है। अभी तक आपने देखा होगा जब युद्ध चल रहा था तो हमें सप्लाई की दिक्कत नहीं थी, अब हमें सप्लाई की दिक्कत भी आ सकती है। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब। अभी यूक्रेन ने जो किया रशिया के साथ, उनके ज़्यादातर, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था, उनकी ज़्यादातर जो रिफाइनरीज हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, वो तबाह हो गई। उनके पास क्रूड बहुत है, लेकिन प्रोसेस करने के लिए उनके पास अब मीडियम नहीं बचा सर। ट्रम्प जो चाहते थे उसमें कामयाब हो गया यूक्रेन, लेकिन दिक्कत सर ये है कि भारत अब अगर रशिया को सप्लाई करता है फ्यूल, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को इससे दिक्कत होगी। क्या भारत और जो सैंक्शन रशिया पर लगे हैं, भारत के सप्लाई करने से क्या वेस्टर्न वर्ल्ड नाराज हो सकता है? और जो फ्यूल सप्लाई भारत बाकी मुल्कों से ले रहा है, जहां जहां अमेरिका का कंट्रोल है, क्या वहां पर ट्रम्प मुश्किल कर सकते हैं भारत के लिए? जय हिंद। देखिए अमित, जो बात अभी कोहली साहब ने कहा, वो उन्होंने एक आर्थिक मुद्दे में, खास करके जो सप्लाई चेन का है ऑयल के ऊपर में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बताया, पूरी व्याख्या दी। पर देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो स्ट्रेटेजिकली आप उसको देखते हैं, मिलिटरली देखते हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा सरदर्द नहीं आने वाला है रशिया के संदर्भ में। वो तो प्रूवन है कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व उनके पास में है। हाँ, उनके ऑयल रिफाइनरीज को, फ्यूल स्टोरेज डिपोज को, उनके ऑयल टर्मिनल में जो उनकी पाइपलाइंस हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, और मिलिट्री जो उनका फ्यूल का डिपो है, उस पर हिट हुआ है। बट वो है 10%,
एक रिपोर्ट कहती है, और जो एक्सेलरेटेड है वो 20% कहती है। अदरवाइज 80% उनके पास कैपेबिलिटी है। उन्होंने अभी भी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि साइबेरिया के एक इसको किया है। हाँ, एक छोटे ड्रोन से जरूर अटैक साइबेरिया में हुआ है, उसके अलावा आर्टिक रीजन में बहुत बड़ा रिजर्व। देखिए, ऑयल की जो चैलेंज है पूरे विश्व के लिए तो आपको पता ही है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है। मगर भारत का डिपेंडेंसी तो नहीं था, बट भारत खास करके नॉर्थ स्ट्रीम, आपको याद होगा नॉर्थ स्ट्रीम जब डिस्ट्रॉय हुआ था यूक्रेन और अमेरिका से, शायद उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जो जर्मनी में जाता था। उसके बाद जो उनके सदर्न स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर में हुई, अभी ऑयल स्ट्रक्चर्स पे उन कर रहे हैं, और ये 2024 से चल रही है। 22 से ये लड़ाइयां हैं, 2024 में है। 10% एंड 20% का जो एक्सट्रीम्स है उस पे है। हाँ, अभी बात यह है कि हम इसके पहले रशिया से बहुत तेल नहीं खरीदते थे। हमारा तेल खरीदा क्योंकि हमें अमेरिका ने ये बताया था कि यदि वर्ल्ड के अंदर में ऑयल की प्राइसेस को रखना है, जो बाइडेन साहब थे उनके जमाने में आया था, इन राइटिंग में आया था कि इंडिया, क्योंकि हमारी हम रिफाइन करने की कैपेबिलिटी आपको पता ही है, दुनिया में हम शायद दूसरे नंबर पे हैं। चाइना और इंडिया के पास में जो रिफाइनरी कैपेबिलिटी है और हमने इसमें महारत है, इसलिए हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करके बट हम ऑयल का सप्लायर हो जाते हैं। जो रिफाइंड ऑयल, क्रूड की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल का, इंक्लूडिंग इंडियन रिफाइंड ऑयल यूक्रेन में जाता है, क्योंकि यूक्रेन के जितने भी पाइपलाइंस हैं उन्होंने खुद भी डिस्ट्रॉय किए हैं, रशिया ने भी किए हैं। तो यहाँ से जाती है, पोलैंड होकर के जाती है उनके पास भी, तो उनके टैंक को भी यदि भारत चाहता तो सप्लाई नहीं करे तो उनको प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि यूरोप में भी जो रिफाइंड ऑयल है इंडिया से जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। मगर आज जैसा बता रहे थे कोहली साहब, बड़े अच्छा बताया उन्होंने कि 40 से ज्यादा देशों से, और खास करके यूएई के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, ये ऑयल का समझौता पहला समझौता है, ये डायरेक्ट है जो हम उनके साथ कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसके पहले भारत ने कभी इसके ऊपर में ऐसा नहीं सोचा जैसे चाइना ने किया है। 1000 दिन का उनके पास रिजर्व है, हमारे पास उतनी रिजर्व नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों को उतनी नहीं कर पाए थे। मगर चैलेंजेस ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी है। आज हमारी जो सबसे ज्यादा ऑयल की हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें अमेरिका से कर रहे हैं, भले ही उसका लॉन्ग डिस्टेंस में बताया, उसके इंश्योरेंस पॉलिसी, सप्लाई चेन लंबा है। और वेंजुला की जो आई थी, जो उनकी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो आई थी, तो उस समय भी बातें हुई हैं। और भाई भारत को कोई परहेज नहीं है, हम किसी खेमे पे नहीं है। हाँ, आज आपने बताया कि हमारे से 60,000 बैरल उन्होंने मांगा है रिफाइंड जो पेट्रोल, उन्होंने पेट्रोल मारी है। बेसिकली क्या है कि उनकी सप्लाई चेन जो मिलिट्री है, खास करके क्रीमिया में, और उन्होंने एक अचीव किया था यूक्रेन ने, जो मॉस्को से 15 किलोमीटर दूर में सबसे बड़ा 40% जो उनकी सप्लाई होती थी मॉस्को में, वो हिट हुआ था। और वो टेम्पररी, मेरे ख्याल से इट हैज कम बैक, गैसप्रोम का ही रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इट हैज कम बैक टू दिस। तो रशिया का चैलेंजेस आप देखिए, 10% 20% का जो चैलेंजेस है वो तो रहेगा ही। और इसके ऊपर, और देखिए रशिया की सबसे बड़ी बात है, पुतिन साहब ने अभी जो ऑल पार्टी उनकी मीटिंग हुई थी, जो उनकी रूलिंग पार्टी है, तो उनमें उन्होंने रखा कि बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। और वेस्ट इसकी नैरेटिव ये पैदा कर देता है कि रशिया के ऑयल खत्म हो गए, ठप हो गए, तो एग्जरेशन ज्यादा है। रशिया इज वेरी वेरी आप ये कहेंगे एक खास करके पुतिन साहब जो हैं, ही इज अ प्रैग्मेटिक मैन। और जिस तरह से आज रिट्रीब्यूट हुआ, आपने ही दिखा रहे हैं जो कीव के ऊपर में, तो एक अपॉर्चुनिटी देता है रशिया को टू हिट बैक। पहले वो नहीं सिविल को हिट कर, आज 2 बड़े 5 स्टार होटल हिट हुए हैं, इसके पहले रशिया कभी नहीं करता था सिविल के इलाके में, तो यूक्रेन ने उनको मौका दे दिया। नाउ नो वन कैन से इफ दे आर हिटिंग, जब वो मॉस्को के अंदर। और ये देखिए, जो जितने भी उनके पास खास करके FP1 जो हैं लंबे ड्रोन, उनको यूरोप के कंट्री से मिल रहे हैं, और उसका फ्लेमिंगो है, वो थोड़ा इफेक्टिव तो है ही है। मगर ऐसी यदि आप मिलिटरली इसको आप देखेंगे, स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, भले ही रशिया इसको दिखाए, वर्ल्ड की जो मीडिया है इसको दिखाए, इट इज नॉट ए बिग थिंग,
जितना उन्होंने किया था 2024 में जब कर्स्क में चले गए थे, जब डीप इनसाइड चले गए थे और यूक्रेन गया था, तो वो जो चीजें थी उसको बड़े मुश्किल से रशिया ने संभाल पाया है। तो ये जो चैलेंजेस है, दिस इज ए टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट है, जैसा मेरा मानना है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट सर, मैं संजीव श्रीवास्तव सर के पास जा रहा हूँ, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। उसके बाद मैं जाऊँगा मिस्टर सिंघल साहब के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, रशिया की फ्यूल सप्लाई क्राइसिस, इसके अलावा भारत जिस तरह से बेलारूस, भारत और कजाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड को? क्या ट्रंप एक बार फिर से भारत से नाराज़ होंगे क्योंकि वो रशिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्यूल सप्लाई करने की वजह से रशिया की जो कमज़ोरी है, जो उसकी दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं कम होंगी? देखिए अमित जी, भारत और रशिया की जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जी, वो एक अपनी स्वतंत्र पार्टनरशिप है। और भारत अपनी विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से टोटली एंड फुल्ली एक्सरसाइज करता है। राइट। और वो भारत रशिया के साथ अपने जो संबंध है उसको किसी तीसरे प्रिज्म से नहीं तौलता। और यही गलती अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की कि जब उन्होंने रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के भारत के ऊपर जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया, उसमें वो भारत और अमेरिका के संबंधों को रशिया के प्रिज्म से तौल रहे थे। जबकि ये जो इन संबंधों को डील करने का सही अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और वहीं हमारी जो भारत और अमेरिका के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, जिसको हम कहते हैं कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और दोनों ही को भारत अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, दोनों को स्वतंत्र तरीके से ट्रीट करता है और अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से इंटैक्ट रखता है। रशिया के साथ हमारे जो संबंध है वो विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। जब कभी भी भारत को रशिया की आवश्यकता पड़ी या पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन के समय में भी जब भारत को सोवियत यूनियन की आवश्यकता पड़ी, तो वो हमारे साथ संकट के समय में हमेशा से खड़ा रहा। और भारत भी जब रशिया को ऐसी आवश्यकताएं पड़ती है तो भारत एक सच्चे मित्र की तरह से, एक टाइम टेस्टेड पार्टनर की तरीके से, दोस्त की तरीके से रशिया के साथ खड़े रहता है। और भारत किसी दबाव में आकर के रशिया के साथ यदि आप कोई अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड सोचे कि भारत अपने संबंधों को अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा, तो ये कभी भी किसी कीमत पे नहीं होने जा रहा है। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये बात भारत ने लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत और रशिया की ये जो विश्वास के ऊपर आधारित जो एक सच्ची मित्रता है, एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कोई दबाव डाल करके भारत से कोई व्यवहार में बदलाव की उम्मीद करना बेमानी होगा। और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा है। आज जब रशिया को इस बात की आवश्यकता है, उसे गैसोलीन की आवश्यकता थी, तो भारत ने उसको दिया है और भारत आगे भी रशिया को अपनी मदद देता रहेगा। आप देखिए तो रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू हो जाने के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत दबाव आया, विशेष रूप से अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कैपिटल्स की तरफ से भी। जब कभी भी वहां से कोई मिनिस्टर्स इत्यादि का दौरा होता था तो वो भी तरह तरीके के बयानों को दे करके भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते थे कि भारत रशिया से ऑयल को न खरीदे और किसी तरीके से अपने संबंधों को डाउनग्रेड करे। लेकिन भारत ने डाउनग्रेड करना तो दूर, इसे मल्टीफोल्ड कर लिया। भारत रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को कई गुना भारत ने बढ़ा लिया। और ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि रशिया ने भी वो जो ऑयल तब दिया था भारत को डिस्काउंटेड रेट पर दिया था, और जो एनर्जी सिक्योरिटी के भारत के अपने इंपेरेटिव से उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक नीतियों में भी, अपनी ऊर्जा नीति में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए भारत ने ये जो रशिया का जो क्रूड ऑयल है भारत ने खरीदा था। लेकिन आज जब भारत को अपनी रिफाइनरी कैपेबिलिटीज में जो महारत भारत को हासिल है, उसको ध्यान में रखते हुए जब रशिया ने इसे ऐसी आवश्यकता उसको पड़ी है तो भारत ने अब उसकी मदद की है। तो ये भारत और रशिया की दोस्ती की जो प्रगाढ़ता को, मजबूती को दर्शाता है और ये दोस्ती बनी रहेगी। और इसके अब वेस्टर्न वर्ल्ड इसके बारे में जो भी विचार रखे, ये उसका अपनी सोच होगी। भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और भारत लगातार रशिया को अपनी जो ऑयल की जो सप्लाई है, जो भी ऐसी आवश्यकताएं एक पार्टनर के तौर पर, एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर होगी, वो भारत उससे अवश्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी। मिस्टर सिंघल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तो रही स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात, सामरिक तौर पर इकोनॉमी की हमने बात की। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक रोल अदा करता है, क्योंकि अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के साथ जंग के दौरान कोई भी रशिया की मदद करे।
यूरोपियन कंट्रीज नेटो भी ये बात नहीं चाहेंगे। ऐसे में भारत क्या डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ सकता है अपने इस कदम से जो रशिया की वो मदद कर रहा है इस क्राइसिस के वक्त? सर यू आर ऑन म्यूट एम्बेसडर साहब। देखिए बात यह है कि अलग थलग पड़ना आज की जो आजकल चलता है डिप्लोमेसी है या जिस तरह के रिलेशनशिप में कोई देश अलग थलग नहीं पड़ता है। उतार चढ़ाव आता है लेकिन कुछ अलग थलग किसी को हम जो आइसोलेट नहीं कर सकते कोई भी चाहे तो भी। तो लेकिन जहां तक भारत की अपनी पॉलिसी के बारे में बहुत बातचीत है तो भारत ने पहले से ही ये बहुत साफ बात कही हुई है कि वी हैव ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड वी टेक डिसीजन। अपने जो डिसीजन लेते हैं हम उस बेस पे लेते हैं जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट हो। और ऑयल की जो सप्लाई की बात जो चल रही है इस बात इसमें जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यह वहां जो रशिया में जो क्राइसिस आया है जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो हुई है रिफाइंड प्रोडक्ट्स ना कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इंडिया में जो है इंडिया इंपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका कोई मेरे को असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल की जब तक सप्लाई रहेगी अगर आ रहा है तो रिफाइनिंग कैपेसिटी ग्लोबली बहुत अवेलेबल है और अगर किसी देश को आवश्यकता है तो उनको तेल मिल जाएगा वहां से। लेकिन लॉन्ग टर्म चलेगा तो उसका तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होता है। और जहां तक ये सप्लाई भारत कर रहा है ये तो बार्टर सिस्टम पे हो रही है क्योंकि हमारा जो जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा जो ट्रेड है रूपी रूबल में ट्रेड होता है रशिया के साथ में तो ये अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि डॉलर में ट्रेड तो ये तो क्योंकि वहां से क्रूड आ रहा है जो कि जब से ईरान वार शुरू हुई है अमेरिका खुद कह रहा है कि प्लीज खरीदिए आप उनसे। वो अमेरिका खैर ये पॉलिसी चलती रहती है और उसके बदले में उन्होंने अगर हमसे रिफाइंड प्रोडक्ट मांगा है तो हम तो ऑलरेडी सप्लाई करते ही हैं दुनिया में सब क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वी आर नेट एक्सपोर्टर रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें मुझे जो है ग्लोबली अभी कोई मेरे को तो समस्या नजर नहीं आ रही है। और जहां तक डिप्लोमेटिकली बात है ये बात सही है कि जो है यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए वो चाहेंगे कि अमेरिका जो रशिया की जो प्रॉब्लम आ रही है रिफाइंड प्रोडक्ट के बारे में उसको जो है और ज्यादा वो बढ़े उनकी समस्या। और जो क्योंकि वहां प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी जो मुझे इमीडिएटली तो मुझे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही है लेकिन फ्यूचर में क्या होगा क्योंकि अभी उसका कहना मुश्किल है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप बिजी हैं ईरान के साथ में तो अभी उसी को संभालने वो बहुत है उनके लिए। यूक्रेन का जो मामला है ये रशिया का जो मामला है वो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने बैक बर्नर पे रखा हुआ है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज क्वाइट लाइकली कि वो जो है क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है रिफाइंड प्रोडक्ट की सप्लाई है वो रशिया से यूरोपियन कंट्रीज को जा रही है और वहां उनको शॉर्टेज होने वाली है तो वो एक्चुअली वो डिमांड करने वाले हैं इंडिया जैसे देशों से कि भाई हमें और सप्लाई आप बढ़ाइए। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में वो यूरोपियन कंट्रीज को समस्या होगी रिफाइंड प्रोडक्ट्स तो वो सोर्स करने की कोशिश करेंगे भारत जैसे देशों से। तो वो सैंक्शंस अगर वो लगाने की कोशिश करें उसकी बात करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी है। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ट्रायंगल बनेगा कि जो है अगर वो इंडिया पर प्रेशर डालेंगे तो इंडिया कैन ऑल्सो प्ले रोल। हमारे पास भी अपनी स्ट्रेटेजी है उसके लिए। तो जो मुझे होता वो दिख रहा है कि अभी मेरे ख्याल से कोई देश इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा और अभी पोजीशन देखी जाएगी सब अपने आप को असेस करेंगे। लेकिन जैसा पहले हो रहा था एक साल पहले कि एकदम सब लोग गन लेकर के चल पड़ते थे कि भाई ये भारत को इंडिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आई डोंट थिंक वो इस होने वाला है इस हालात में क्योंकि वो सभी जो है वल्नरेबल है इस मोमेंट और वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को अभी असेस करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट शरद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कोई भी देश अलग थलग नहीं पड़ता, किसी भी देश के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत रशिया के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने रिलेशंस हैं, अपने इफ एंड बट्स हैं। लेकिन जो डॉलर है, जो इंपोर्ट बिल है, वो तो किसी का दोस्त नहीं होता। कंजम्पशन पैटर्न किसी का दोस्त नहीं होता, प्राइस किसी का दोस्त नहीं होता। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डिमांड जो क्रूड की है वो कभी भी ऊपर नीचे होती है और स्ट्रेट में सिचुएशन अब खराब होती जा रही है।
भारत क्या सच में ऐसी स्थिति में है कि एक और हैवी इंपोर्ट बिल को वो सहन कर सके, क्योंकि इकोनॉमी हमारी भी बहुत फ्रेजाइल हुई थी इस फ्यूल क्राइसिस की वजह से। दुनिया के सारे मुल्क परेशान थे। अभी तो बहुत सारे मुल्क रिकवरी के मोड में भी नहीं आए हैं। अभी तो बस ये लग रहा था कि चलिए थोड़ा वॉर टेम डाउन हुआ है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। शरद साहब, देखिए, भारत की इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है। पहले तो ये आप समझ के चलें, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इमर्जिंग इकोनॉमीज इस समय है। राइट। मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहूंगा। आप ही के जो इंग्लिश चैनल है न्यूज एक्स, उनकी एक मेरे ख्याल एग्जीक्यूटिव एडिटर है मेघा शर्मा। उन्होंने अभी अमेरिका में जब वो गई थी तो उन्होंने एक सवाल पूछा था राष्ट्रपति ट्रंप से। प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ बैठे थे कि क्या आप, जब ये समझौता हो रहा था उनका ईरान का, कि क्या आप रशिया से जो सैंक्शंस है वो हटाएंगे? आपकी 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 असिस्टेंट एडिटर हैं, आप ही के सहयोगी चैनल जो ग्रुप का है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब था कि वी विल सी, हम देखेंगे अभी आगे सिचुएशन कैसी आती है, कि हम अभी आगे इसको असेस कर रहे हैं। तो अमेरिका क्या करता है कि अपने स्वार्थ से और अपनी सहूलियत से नियम बनाता है, अपनी सहूलियत से दूसरे पे सैंक्शंस लगाता है, और ये भूल जाता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और भारत की स्वप्रभुता भारत को प्यारी है, जैसे हर देश को होती है। भारत भी अपने हित में सोचता है, जिस प्रकार अमेरिका अपने हित में सोचता है, भारत को भी अपने हित में सोचने का अधिकार है। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। इस समय रशिया करीब 9 से 10 मिलियन बैरल रोज का एक्सपोर्ट टोटल प्रोडक्शन है, उसमें से लगभग आधा वो एक्सपोर्ट कर रहा था। अब इस समय क्योंकि रिफाइनरी हिट हुई है, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये जो अभी रशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, ये टेम्परेरी है और एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन है। वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा हमला उसने कल कीव के ऊपर किया है, और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद रशिया अब न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर उसको इस तरीके से लताड़ा गया तो रशिया चुप बैठने वाला नहीं है। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ जाना चाहिए। और रशिया ने अपनी जो मिसाइल्स हैं वो यूके की तरफ, पोलैंड की तरफ, फ्रांस, जर्मनी सबकी तरफ दाग रखी है, तान रखी है। बेलारूस में उसने ये ऑर्शनिक मिसाइल अपनी प्लेस कर दी है, और ये ऑर्शनिक मिसाइल जो है न्यूक्लियर हेड्स कैरी कर सकती है। तो मुझे लग रहा है ये एक टेम्परेरी फेस है, पहले तो लंबे वक्त नहीं होगा। दुनिया भर की अगर हम प्रोडक्शन लें तो रशिया के पास 10% शेयर है दुनिया भर की ऑयल प्रोडक्शन का। तो इतना बड़ा शेयर नहीं। ये सच है कि भारत जरूर 40% ले रहा था, परंतु दुनिया भर की पूरी प्रभावित हो जाएगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। आप अगर क्रूड ऑयल की प्राइस देखें, ये हमला जब हुआ था कल, तो क्रूड ऑयल की प्राइस कायदे से ऊपर चली जानी चाहिए थी, पर उतनी ऊपर गई नहीं। 72 के करीब थी और बढ़ के 73.3 आ गई, थोड़ा सा फर्क पड़ा। इसका मतलब जो ग्लोबल क्रूड मार्केट है उसने कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और इसके आर्थिक इम्पैक्ट को बहुत जल्दी हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत ही उभरती हुई सिचुएशन है, इसमें हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया भारत के लिए अपना तेल करता रहेगा। अभी उसको जरूरत है, हम उसको दे रहे हैं, पर ये ज्यादा दिन तक ऐसा रहने वाला नहीं है। तो बहुत विशेष अभी कोई चिंता की बात मुझे नहीं नजर आती। ऑलराइट, कोहली साहब प्लीज स्टे विद मी। कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल साहब, यहाँ पर दिक्कत ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो जंग की सिचुएशन है वो ऐसा लगता नहीं कि कुछ और वक्त तक अभी वो खत्म हो सकती है या रुक सकती है। इधर सिन्हा साहब जनरल हैं। सिन्हा साहब जनरल हैं। हाँ, मैं जनरल साहब भी बोल रहा हूँ। जनरल साहब भी बोल रहा हूँ। जनरल साहब, सिचुएशन ये है कि रशिया और यूक्रेन के साथ जो दिक्कत है वो बहुत जल्द खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। ईरान में भी अब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल फिर से एक नए फ्रेश रिटेलिएशन की खबरें वहाँ से भी आ रही हैं। ये जो जंग की सिचुएशंस हैं ये यहाँ से और ज़्यादा मुखर होती दिख रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज समझने की है कि वर्ल्ड इज एट वॉर। 21वीं सदी के जो दूसरा हम ये कहते हैं जो क्वार्टर्स है, उस पे हम आ गए हैं। और जनरली आप हर एक शताब्दी के अंदर में आप ये देखिएगा, खास करके 19वीं सदी के बाद ये चीजें होती हैं, देन स्टेबलाइज होता है, और उसी का हिस्सा है जो इमरजेंस ग्लोबल ऑर्डर के लिए लड़ाई चल रही है और वॉर शिफ्टिंग है। देखिए, पहले ट्रांस अटलांटिक, जहां हम रशिया यूक्रेन की बात कहते हैं, वो ट्रांस अटलांटिक है। एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, और वो 2014 से है, एंड इट विल उसके पहले से है। मेरे ख्याल से आप देखिए 1991 में जब तोड़ा गया था यूएसएसआर, उसके बाद से ये एक तरह की फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ में है और ये रहेगी। हाँ, उन्होंने कुछ गेन किए हैं, 20-25% उनकी जमीन को उन्होंने हड़प लिया है। वहां से यदि आप नीचे में, तो मेडिटेरियन कहते हैं, वेस्ट एशिया की जो बात करते हैं, मेडिटेरियन में शिफ्ट हुई थी। और ऐसा मानना है कि जो हम लोग स्ट्रेटेजिकली देखते हैं कि इंडो पैसिफिक से होते हुए, क्यों इंडो पैसिफिक में ये टच हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी अभी आप देखिए पैसिफिक कमांड की बात कर रहा है,
इंडिया में भी जिस तरह से चल रही है वेस्ट एशिया में, वो इंडो पैसिफिक में और फिर आर्टिक में जाना है। और इसी की देखिए, रशिया क्यों नहीं, अभी कोहली साहब कह रहे थे कि हियर दे हैव गॉट कैपेबिलिटी। उसने तो ऑर्सेनिक भी नहीं यूज किया है। ऑर्सेनिक उसने मात्र 2 बार यूज किया है अभी तक, 3 बार किया है। और ऑर्सेनिक में यदि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं डाले, अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी नहीं डाले, केवल उसके 9 जो उसके मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो मल्टीपल वॉरहेड कैरी करता है, तो उससे ही तबाही पूरा खत्म कर सकता है कीव को वो। पर वो कर नहीं रहा है क्योंकि ही वांट्स टू गेन द स्ट्रेटेजिक टाइम, और उसको भी पता है कि ये शिफ्ट हो रही है बैटल। यदि उसने इसमें खत्म कर दिया तो, और देखिए क्या कर रहा है, पुतिन बताते नहीं, वो कहते रहे हैं ना कि बड़ी चैलेंजिंग टाइम है। उन्होंने अपनी पूरी सेना की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं, 16,000 के आसपास पहुंचा दिया, 22,000 का उनका लक्ष्य है। प्रोडक्शंस जो मिलिट्री प्रोडक्शंस हैं वो बढ़ा रहे हैं, उसको यूज ज्यादा नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, वो जरूर आपको दिखाएंगे कि, और क्या बात हुई थी अलास्का में, जब बात हुई थी, अमेरिका भी इस चीज को पढ़ता है कि ये पढ़ रहा है, यदि उसमें लग गया तो अमेरिका भी फंस जाएगा। उसने अभी वेस्ट एशिया में जो आया, उसमें ऐसा लगा था कि शायद जो इजराइल ने उसको बताया कि देखिए आप कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा, तो उन्होंने लालच में फंस गए। अभी वो उनसे जरूर निकलेंगे, वो वियतनाम से निकले हैं, अफगानिस्तान से निकले। अमेरिका इज ए प्रैग्मेटिक कंट्री, तो वो वहां से निकल जाएगा। देखिए ये शिफ्टिंग बैटल है एंड इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया देवेदार अभी ईरान भी आ चुका है इसमें। और देखिए मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। अमेरिका पहले इसको नहीं मानता था, चाइना तो एकदम कतई नहीं मानता, अब दोनों को रियलाइजेशन हो गया है, और रशिया एक बड़ा पोल। तो यदि आप पूरे बैटल को देखें, जो मैं आपको मैक्रो लेवल पे बताना चाह रहा हूं, डे टू डे जो हम लोग कहते हैं टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल में, उसमें उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। और रशिया को एक टारगेट उनका था, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये मान के चलिए उनका एक टारगेट था कि जो आने वाले विंटर्स के समय में वो मोर और लेस दे विल ब्रिंग इट डाउन एज पर द यूक्रेन इज कंसर्न। मगर यूक्रेन में बातचीत भी करना चाहते हैं, मगर अपने टर्म्स में करना चाहते हैं। बट उन्होंने, उनका मेजर अभी जो थ्रस्ट है वो टुवर्ड्स यूरोप है। उन्होंने वहां से मोर और लेस नाटो को मोर और लेस ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया है, मगर उसमें एक बड़ी दरार पैदा तो कर ही दी, जो कि उनका मेजर कंसर्न था जब वो तोड़ा गया था 1991। तो ये यदि आप इसके आपके दर्शकों को यदि समझें, तो डे टू डे हम होता है ना कि में इतनी फायर हो गई, उन्होंने मार दिया, तो कुछ वेस्टर्न मीडिया के साथ में बढ़ चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि उनके टोटल ऑयल रिफाइनरी खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रूवन है एंड रशिया विल प्रिवेल अपॉन। उनके कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनसाइड रशिया ऑल्सो, नॉट एवरीथिंग इज हैंकी डोरी। वहां पर हैंकी डोरी है आज के दिन में इनसाइड रशिया, वो भी उनके चैलेंजेस हैं। तो पुतिन उसको बड़े अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं, और भारत इसमें सबसे ज्यादा, अभी कोहली साहब बता रहे थे ना, हम बहुत रेजिलियंस हैं, और हम इस अपॉर्चुनिटी का, हमारे पास चैलेंजेस आए हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग फॉर 1000 डेज आपका रिजर्व के लिए हम बना रहे हैं। अभी बात हो रही थी ना कि ये बैंगलोर में है, वाइजैक में है, वी आर गोइंग इन अ बिग वे। और ठीक है, हमें वी हैव टू बाय टाइम, वी डोंट हैव टू, हम किसी के साथ नहीं। ऑलराइट सर, आपके ऊपर 25% लगाया ना आपके ऊपर टैरिफ, मगर इंडिया ने क्या कुछ किया है ऐसा? ठीक है, थोड़ा कम कर दिया, बढ़ा लिया, फिर अभी दे दिया। तो अमेरिका जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आई थिंक हम उसके ऊपर बार बार, और यही इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में एक पोलर, और ये पोलर में हम बहुत आगे निकलेंगे। उसमें हमारे को लोग मानना शुरू कर दिए कि इंडिया इज ए पावर, एज ए मिलिटरली, एज इकोनॉमिकली, एज ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, और यही होता है एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलता है। ऑलराइट सर, संजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं कार्यक्रम में। क्या यूक्रेन ने रशिया को जिसकी कमजोर नब्ज थी वो पकड़ ली है? देखिए, यूक्रेन रशिया के जो रिफाइनरीज हैं, उसके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और रशिया का जो एयर डिफेंस है, उसको वो पिछले वर्ष से मिड 2025 से बड़े पैमाने पर वो टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस बात को आपके दर्शकों के लिए फिर से कहना चाहता हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है,
जो पिछले लगभग 4.5 वर्षों से चल रहा है, वो इसेंशियली महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये महाशक्तियों के बीच में ही वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो कि यूरोपियन थिएटर में डोमिनेशन के लिए, डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए लड़ी जा रही है। और जैसा कि जनरल साहब ने अभी बताया, बिल्कुल सटीक अनुमान किया है उन्होंने, कि ये जो पूरी लड़ाई है, एक नई उभरती हुई जो विश्व व्यवस्था को शेप देने की तरफ ये पूरा युद्ध है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उनकी जो महत्वाकांक्षा ये है कि वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं। और ऐसे में इस अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने में वो सबसे बड़ी बाधा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न जो अलायंस है उसको वो देखते हैं, और उसको लगातार वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। फरवरी 2022 में तो इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, जो कि अगेन वेस्टर्न अलायंस को एक नेटो के एक्सपेंशन को आधार बना करके जाहिर है कि हमला किया गया था, और वेस्टर्न अलायंस ने इसको अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया, और नेटो भी अब अपने आप को सशक्त बना रहा है। उसके सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, पहले 30 थी। स्वीडन और फिनलैंड भी उसमें शामिल हो गए हैं। और वहीं आप देखिए तो रशिया मिडिल ईस्ट रीजन में भी, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान के फ्रंट पे हो, इंडो पैसिफिक रीजन में भी रशिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों तक वो जाके करना चाहता है, अपने प्रभाव का जो विस्तार है। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो वेस्टर्न अलायंस है उसको चैलेंज करने की प्रक्रिया में चाइना और रशिया दोनों साथ मिलकर के काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि अमेरिका के डिफेंस डॉक्ट्रिन्स में इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया गया है कि 21वीं सदी में जो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था है उसमें अमेरिका के लिए रशिया और चाइना संयुक्त रूप से मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल होंगे। ज्वाइंटली ये दोनों चैलेंज कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट्स पार्टनरशिप का भी दर्जा दिया है। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा जाहिर है कि अब नंबर 1 बनने की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बेहद महत्वाकांक्षी हैं। 2049 तक वो चाइना को नंबर 1 शक्ति बना देना चाहते हैं, मिडिल किंगडम की फिलॉसफी पर चलते हैं, चाइना ड्रीम की बातें वो करते हैं, बहुत असर्टिव एग्रेसिव बिहेवियर वो कर रहे हैं। तो ये जो दोनों महत्वाकांक्षी राष्ट्र हैं, रशिया और चाइना, ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटो को आने वाले समय में बड़े पैमाने पर चैलेंज करेंगे। और जो ये यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है वो महाशक्तियों के बीच का युद्ध का एक थिएटर है, और इसी तरीके के अन्य जो थिएटर्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। और इसी वजह से मेरा मानना है अमित जी कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, वो आने वाले लंबे समय तक चलता हुआ मेरे असेसमेंट के मुताबिक दिखाई देगा। 4.5 वर्ष पहले ही हो चुके हैं, थोड़ी इसमें कमी आ सकती है, कुछ युद्ध विराम इत्यादि अवश्य हो सकता है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंटेस्टेशन है, ये जो बैटल ऑफ डोमिनेंस है यूरोपियन थिएटर में और अन्य जगहों पर, वो लगातार आगे भी चलेगी। और ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नया पोलराइजेशन इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई देते हैं, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो यूरोपियन एलाइज हैं, उसके जो अन्य एलाइज और कुछ पार्टनर्स, जाहिर है उसमें भारत शामिल नहीं होगा, वो अन्य खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ जा रहा है। लेकिन अंत में मैं भारत के बारे में अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत की भूमिका जैसे कि शीत युद्ध के समय में भी थी, हम उस समय नॉन अलाइंड थे, लेकिन आज भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट रखेंगे, और विश्व में जो एक ऑर्डर है उसको बनाए रखने में भारत की भूमिका जाहिर है कि एक निष्पक्ष राष्ट्र के तौर पर होगी। मल्टी अलाइंड की पॉलिसी भारत के आने वाले समय में होगी, जो कभी नॉन अलाइंड हुआ करती थी। हम सभी के साथ संपर्क में रहेंगे, लेकिन भारत अगर किसी के साथ रहेगा तो वो शांति के साथ रहेगा, संवाद के साथ रहेगा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ रहेगा, और जो वैश्विक व्यवस्था में जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, भारत उसके साथ रहेगा। ऑलराइट सर। अम्बेसडर सिंघल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर ये रशिया को फ्यूल सप्लाई पर अगर अमेरिका कुछ रिएक्ट करता है, अमेरिका कुछ कहता है सिंघल साहब, तो किस तरह का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भारत की ओर से आप देख रहे हैं? जो पहले होता रहा है वही या कुछ डिफरेंट? सिंघल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनके पास दोबारा जाने की। संजीव सर, मैं आपसे इस बात का जवाब चाहता हूं कि अगर रशिया के फ्यूल सप्लाई को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका कुछ रिएक्ट करता है तो भारत का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन किस तरह का होगा इस बार, आपको लगता है? देखिए, भारत का जो कम्युनिकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पहले ही हमने बहुत ही क्लियर टर्म्स में बता दिया है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और जब मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं, जब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है,
तो जाहिर है कि उसमें अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, जो कि विदेश नीति के स्तर पर भी, रक्षा नीति, आर्थिक नीतियों में हम प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी भी है, एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है, और जाहिर है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए, ऊर्जा के हितों को सुरक्षित रखते हुए अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो अमेरिका के साथ स्पष्ट रखेंगे कि हम रशिया के साथ अपने संबंधों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं लाने जा रहे हैं। और रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, उसका जो हमारे डील करने का जो पैमाना है वो अलग है, और अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अलग तरीके से हम इसको डील करते हैं। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों को किसी थर्ड प्रिज्म से तोलने की अगर अमेरिका कोशिश करेगा तो अमेरिका अपने जो भारत और अमेरिका के संबंधों को हार्म ही करेगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, जिससे अनावश्यक, अननेसेसरी जो एक तनाव है वो भारत और अमेरिका के संबंधों में आया, जिसको कि अमेरिका को बाद में हटाना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अभी भी और आगे आने वाले समय में भी किसी भी तरीके का अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिंघल साहब का शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरद साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर तमाम बड़ी खबरों को लेकर आ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस।